गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 लाख दोगे वो 10 लाख देगा। भूख लगी तो ये आंसू पी कर रह जाते हैं। ये बचपन के हैं दिन खेलने के दुख झेलने के। तरस खाओ इन पे ऐ औलाद वालों, उठा लो इन्हें भी गले से लगा लो। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 लाख दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो। ये सलमान साहब अभी तक आए क्यों नहीं? रोज रमजान इसी टाइम तो यहाँ से गुजरते हैं। मैंने उनसे कहा था कि किसी अच्छी जगह मुझे काम पे लगवा दें, तो उन्होंने कहा था कि अपने बॉस से बात करके बताऊंगा। 3-4 दिन हो गए उनसे कोई मुलाकात ही नहीं हुई। रमजान करीम का मुबारक महीना चल रहा है, बच्चे रोजे रख रहे हैं, मैं बच्चों को कुछ भी अच्छी ग़िज़ा नहीं दे पा रहा। अरे अनवर, तुम सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो इस टाइम सो रहे होते हो ना अपने घर पे। सब खैरियत तो है ना? रमजान का महीना चल रहा है, ऑफिस टाइमिंग चेंज हो जाती है, इसलिए सुबह 6:30 बजे मुझे निकलना पड़ता है। अब कुछ बोलोगे या यूं ही चुप खड़े रहोगे? मुझे लेट हो रहा है। वैसे आज ऑफिस में मेरी प्रेजेंटेशन है, जल्दी बताओ क्या काम है? अगर ऑफिस पहुंचने में देर हो गई तो बॉस मुझ पर गुस्सा करेंगे। साहब जी, मैं अभी का इंतजार कर रहा था। आपने मुझसे कहा था ना कि आप अपने ऑफिस में मेरी बात चलाएंगे, कोई जॉब का इंतजाम करेंगे। साहब जी प्लीज मुझे कोई छोटा मोटा काम दिलवा दो, मेरे बच्चे घर पे भूखे हैं साहब जी। बच्चों का उदास चेहरा मुझसे नहीं देखा जाता साहब जी। अनवर, इस वक्त तो बहुत मुश्किल है, तुम्हें पता है ना रमजान के महीने में काम बहुत स्लो चलता है, इस सब काम दिलवाना तुम्हें बहुत मुश्किल है। रमजान करीम का ये मुबारक महीना गुजर जाने दो, ईद के बाद तुम्हारे लिए कोई छोटी मोटी जॉब का इंतजाम करता हूँ। जी साहब जी ठीक है। सलमान साहब ही मेरी आखिरी उम्मीद थे, उन्होंने भी मेरी उम्मीद तोड़ दी। अब मैं क्या लेके जाऊंगा घर पे खाने के लिए? बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ये बच्चे रोजा रख के पूरे पूरे दिन भूखे होते हैं, इंतजार करते हैं कि पापा आएंगे, अच्छी इफ्तार लेके आएंगे। मैं क्या करूं? मैं मजबूर हूँ। तो भीख मांगने तक की नौबत आ गई है, पर मैं भीख मांग के बच्चों को नहीं खिलाना चाहता। मैं बच्चों को हलाल रोजे खिलाना चाहता हूँ। अरे ऊपर वाले, तुझे मुझ पे तरस का, तू मेरी मदद कर दे। खेती बाड़ी करके अच्छा खासा कमा लेता था, सेठ साहब ने उल्लू बना के मेरी जमीन अपने नाम कर ली। सेठ साहब से ऊपर वाला पूछेगा, खाली हाथ घर जाऊंगा, सीमा के सवाल शुरू हो जाएंगे। फौरन बोलेगी क्या खिलाऊं बच्चों को? एक जगह वो सही भी है, वो माँ है, उस पे क्या गुजरती होगी जब अपने बच्चों को भूखा देखती होगी। तुम कहाँ जा रही हो? कहाँ जाऊंगी? तुम्हें तो काम काज करना ही नहीं है। मैं ही घर से निकलूंगी, मुझे अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी कमा के लानी है। जा रही हूँ आसपास के घरों में, कहती हूँ बाजियों से कि मुझे झाड़ू पोछा करवा लीजिए, इतना पैसा दे दीजिए कि मेरे बच्चों के रमजान के रोजे अच्छे से गुजर जाए। सीमा, मैं तुम्हारा दर्द महसूस कर सकता हूँ, पर मैं क्या करूँ? तुम देखती तो हो, मैं सुबह सुबह निकलता हूँ काम की तलाश में, अब मुझे काम नहीं मिल रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ? सलमान साहब के पास भी गया था, उनके पास भी कोई काम नहीं है। सेठ साहब के घर में गया था, सेठ साहब ने अंदर घुसने से इनकार कर दिया, मुझे बाहर से ही भगा दिया। अब मैं क्या करूं? वो सिर्फ तुम्हारे बच्चे नहीं है, वो मेरे बच्चे भी हैं। जब मैं अपने बच्चों को भूखा तड़पता हुआ देखता हूँ, मैं ही जानता हूँ कि मैं अपने बच्चों को ऐसे हाल में कैसे देखता हूँ। तुम बस दुआ करो, इस माह रमजान में हर किसी की दुआ सुनी जाती है। अच्छा वो रुखसाना बाजी, आप मुझे यही मिल गई। रुखसाना बाजी, आपने मुझसे कहा था ना कि आप रमजान के महीने में राशन बांटती हैं। रुखसाना बाजी, मुझे राशन की बहुत जरूरत है, मेरे बच्चे घर पे भूखे हैं, प्लीज मुझे भी राशन दे दीजिए। तुम लोगों ने अच्छा लगा है भाई, मुंह उठाई कहीं पहुंच जाते हो। नहीं नहीं रुखसाना बाजी, आपने मुझसे कहा था कि आप माह रमजान के महीने में राशन बांटती हैं, मुझे बहुत जरूरत है रुखसाना बाजी। अगर मुझे जरूरत ना होती मैं कभी आपके पास ना आती। मेरे बच्चों ने रोजा रखा हुआ है, मेरे पास बच्चों को इफ्तार करवाने तक के पैसे नहीं है। सीमा, मैं सिर्फ अपनी मेट को राशन देती हूँ, मैंने पूरे जहाँ की जिम्मेदारी नहीं ली हुई। तुम जानती हो ना कितनी महंगाई बढ़ गई है, मैं किसको राशन देना हमारे बस की बात नहीं है। मैं तुमसे माजरत चाहती हूँ, मैं तुम्हें राशन नहीं दे सकती। सीमा, तुम अपने शौहर से कहती क्यों नहीं हो कि घर से बाहर निकले, कोई काम वाम करे? पूरे दिन घर में पड़ा रहता है, ऐसे थोड़ी ना घर चलता है। बाजी वो घर में नहीं होते, पूरे दिन काम ढूंढते हैं, पर उनको कोई काम नहीं मिल रहा। बाजी प्लीज थोड़ी सी मदद कर दो, तो दाल चावल दे दो बाजी, बच्चों का रोजा खुलवा दूंगी, आपको सवाब मिलेगा। मेरे बच्चों ने शहरी में भी सिर्फ पानी पी के रोजा रखा है बाजी, मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं। अगर आप कहो तो आपकी गार्डन की सफाई कर देती हूँ, 500 रुपए दे देना। उसके लिए मेरी मेट आती है, अब मुझे कोई काम नहीं करवाना। आ गए तुम? खाने का कुछ भी नहीं लाए, खाली हाथ आ गए। मैं बच्चों को इफ्तार में क्या खिलाऊंगी? मेरे बच्चों ने रोजा रखा है, मेरे बच्चे पूरे पूरा दिन भूखा रह के रोजा रखते हैं, इस तरह तो मेरे बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। सीमा, मैं क्या करूं? मैं खुद बहुत मजबूर हूं, हर जगह कोशिश कर ली, पर 1 रुपया भी कहीं से नहीं मिल पा रहा। तुम ऐसा करो, कुछ दिनों के लिए बच्चों को लेके अपनी माँ के यहाँ चली जाओ। तुम्हारी माँ के यहाँ तुम लोग के रोजे भी अच्छे से गुजर जाएंगे। मेरा क्या है, मैं तो कुछ भी रख के रोजा रख लूंगा। जैसे ही मुझे कोई छोटा मोटा काम मिलेगा तो मैं कॉल करके बुला लूंगा, तुम बच्चों को लेके आ जाना। अभी तुम चली जाओ अपनी माँ के यहाँ। मैं अपने बच्चों को लेके कहीं नहीं जाने वाली। आप मेरी भाभियों को जानते हैं ना,
मैं जब भी अपनी माँ के यहाँ जाती हूँ मेरी भाभियाँ मुझ पर कितने ताने कसती हैं। अगर आपसे कुछ नहीं होता तो मैं बता देती हूँ, मैं कल से काम पे निकलूंगी, कुछ भी काम पकड़ लूंगी, पर अपने बच्चों को भूखे हाल में नहीं देख सकती। ठीक क्या आपने मेरे जहेज में दिया हुआ सोफा बेच दिया? सामान बेच बेच के आप मेरा घर खाली कर देंगे। पिछले महीने आपकी बातों में आके मैंने अपना पलंग बेच दिया था और आज आपने सोफा बेच दिया। आपको ये भी एहसास नहीं है ये सब मेरी माँ ने मुझे जहेज में दिया था। सीमा मैं क्या करता, मैं बच्चों को और भूखा नहीं देख सकता था। तुम्हारा सोफा बेच के जो पैसे मिले उनसे राशन खरीद के लाया हूँ, जाकर किचन में जाके कुछ बना के ले आओ। इफ्तार का टाइम होने वाला है, बच्चे खेलने गए हैं, मैं उनको बुला के लाता हूँ, फिर साथ बैठ के इफ्तारी करते हैं। फर्नीचर का क्या है, जब मेरे पैसे आएंगे तो मैं सब दिला दूंगा। भाई साहब की तबीयत कैसी है? भाई साहब को दवाइयाँ दी? मैं तुमसे कहा था ना उनकी दवाइयों का खास ध्यान रखना। डॉक्टर ने कहा है उनको वक्त पे दवाइयाँ देनी बहुत जरूरी है, तभी भाई साहब जल्दी ठीक हो पाएंगे। अब तुम्हारा घूरना खत्म हो जाए तो जाके इफ्तार की तैयारी करो, 15 मिनट रह गए। जा रही हूँ, आपके साथ शादी करके पछता रही हूँ। सीमा मैंने तुमसे कहा है ना थोड़ा सब्र कर लो, सब ठीक हो जाएगा। सब्र करने से अजर मिलता है। तुमने भाई साहब को दवाई नहीं दी ना? मैंने तुमसे कहा था कि वक्त पे दवाई दे देना। भाई साहब को कितना पेट फूला हुआ है, उनको कितनी गैस बन गई है। डॉक्टर साहब ने कहा था भाई साहब की गैस बनने से और ज्यादा तबीयत बिगड़ सकती है। अगर तुम भाई साहब का ध्यान नहीं रख सकती तो मुझे साफ साफ बता दो, मैं अपने भाई साहब का ध्यान खुद रख सकता हूँ। चाहे तुम भाई साहब को अपना जेठ मानो ना मानो, पर मैंने भाई साहब को हमेशा अपने पापा की जगह माना है। पापा के इस दुनिया से जाने के बाद भाई साहब ने हम सबका बहुत ध्यान रखा। मेरा फर्ज बनता है कि भाभी के इस दुनिया से जाने के बाद भाई साहब का मैं ध्यान रखूं। भाभी की मौत का सदमा भाई साहब बर्दाश्त ना कर सके, जिस वजह से वो ऐसे हो गए। पर डॉक्टर साहब ने एक उम्मीद दिलाई है कि भाई साहब को अगर वक्त पे दवाइयाँ दी जाएं, उनका ध्यान रखा जाए तो फिर से ठीक हो सकते हैं, और मैं अपने आखिरी सांस तक भाई साहब का ध्यान रखूंगा। मेरा दिल कहता है, मुझे ऊपर वाले पे यकीन है, आज नहीं तो कल भाई साहब जरूर अपने पाँव पे खड़े होंगे। जानता हूँ सीमा कि भाई साहब तुम्हारे लिए बोझ बन गए हैं, तुमसे कोई शिकवा शिकायत नहीं है। तुम जितना कर सकती थी तुमने उससे ज्यादा बल्कि मेरे भाई साहब के लिए किया। मैं बस तुमसे हाथ जोड़ के इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ, जब मैं घर पे ना हूँ तब थोड़ा बहुत ध्यान रख लिया करो भाई साहब का। मेरे लिए सबसे पहले मेरे बच्चे हैं, आप नहीं जानते। मैं अपने बच्चों को तरफ देखती हूँ ना, मेरा मन अंदर से खून के आंसू होता है। आप सुबह से लेकर शाम तक बाहर होते हैं पर 1 रुपया भी कमा के नहीं ला पाते, ऐसा कब तक चलेगा? अब तक हम यूं ही घर का सामान बेच बेच के गुजारा करेंगे। अब तो घर में बेचने के लिए भी कुछ नहीं बचा। कभी कभार तो मेरे मन में आता है कि बच्चों को भी मार दूं और खुद को भी खत्म कर लूं। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं जाऊं सेठ साहब के पास, मैं जाके उनसे बात करती हूँ। सेठ साहब ने आपको धोखा देके उल्लू बना के आपकी खेती बाड़ी की जमीन अपने नाम कर ली। नहीं सीमा, मैं तुम्हें सेठ के पास जाने की इजाजत नहीं दे सकता। तुम जानती नहीं हो वो कैसा इंसान है, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत कर सकता है। इसलिए मैं तुम्हें इस बात की इजाजत बिल्कुल नहीं दूंगा कि तुम सेठ के पास जाओ। मैं कोशिश कर रहा हूँ ना, आज जाऊंगा फिर से सेठ के पास। सीमा मैं तुमसे वादा करता हूँ आज खाली हाथ घर लौट के नहीं आऊंगा, कुछ ना कुछ बच्चों के लिए खाने का लेके ही आऊंगा, चाहे मुझे भीख ही क्यों ना मांगनी पड़े। मैंने सारी कोशिश कर ली, बस अब शायद यही करना रह गया है कि रोड पे खड़े होकर भीख मांगू। नहीं, आप भीख नहीं मांगेंगे, मुझसे वादा कीजिए। अपने बच्चों को मेहनत करके रोजी खिलाऊंगी, ना कि हराम। आपके और मेरे दोनों के हाथ पांव सलामत है। आप भी कोशिश कीजिए, मैं भी कोशिश करती हूँ। नाजिया बाजी आई थी, उनको काम वाली की जरूरत है। जाती हूँ नाजिया बाजी के घर, शायद कुछ काम करके छोटा मोटा पैसा हाथ ही लग जाए, फिर बच्चों के लिए कुछ खाने का ले आऊंगी। आज के दिन का गुजारा तो हो ही जाएगा, कल का कल ही सोचेंगे। अभी रोजा खुलने में 3 से 4 घंटे हैं। मैं भी देखता हूँ, शायद मुझे भी कोई छोटा मोटा काम मिल जाए। सुबह 3-4 जगह बात करके आया था, उन्होंने कहा था कि शाम में आके मालूम करना। सीमा मुझे जुम्मा भाई मिले थे, उन्होंने मुझसे कहा है कि इस रमजान वो राशन बांट रहे हैं, अगर तुम्हें जरूरत है तो आके ले जाओ। मैं जाता हूँ, उनके यहाँ से राशन लेके आता हूँ। तुम देखना इस रमजान के बाकी रोजे हमारे अच्छे से गुजर जाएंगे। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि उसने बाकी रोजों का बंदोबस्त कर दिया। अब हमारे बच्चों को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। ये सच में आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई। जाइए ना इससे पहले क्योंकि घर में राशन खत्म हो जाए। सीमा इस टाइम में यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें पता है ना इफ्तारी में सिर्फ आधा घंटा रह गया है। मुझे तो लगा तुम घर में पकौड़े बना रही होगी, कुछ बोलोगी या यूं ही चुप करी रहोगी? मैंने आपको बताया था ना कि मुझे नाजिया बाजी ने बुलाया था। नाजिया बाजी ने मुझे काम पे रख लिया। कैसा काम करना होगा? घर का झाड़ू पोछा और कुछ कपड़े धुलवाएंगी। नाजिया बाजी इन सारे कामों के मुझे महीने के 3000 रुपए देंगी। सीमा 3000 रुपए लिए तो अपने आप को क्यों जाया कर रही हो? मैं कोशिश कर रहा हूँ ना, देखना इंशाल्लाह अच्छे दिन जरूर आएंगे। तुम्हारी कमर में वैसे तकलीफ रहती है, झाड़ू पोछा करोगी तो और कमर की तकलीफ बढ़ जाएगी। क्या करूँ, इस वक्त मेरी मजबूरी है। जैसे ही आपको कोई काम मिलेगा मैं बाजी का काम छोड़ दूंगी, पर अभी काम पकड़ना बहुत जरूरी है। कुछ दिनों बाद ईद भी आ जाएगी। मुझे बच्चों को ईद पे नए कपड़े दिलवाने थे। मैंने बच्चों से वादा किया था उन 3000 से बच्चों के नए कपड़े बना लूंगी। बच्चे कितना खुश हो जाएंगे। मेरी छोरी ये बताए आप कहाँ जा रहे हैं? अफ्तारी का टाइम होने वाला है, घर चलिए, मैं अफ्तारी बनाती हूँ, फिर हम सब मिलकर साथ रोजा खोलेंगे। सीमा मैं सेठ साहब के पास जा रहा हूँ, आज बात करके ही आऊंगा। कोई फायदा नहीं है, देख लीजिएगा वो 1 रुपया भी नहीं देंगे। हमारी जमीन हड़प चुके हैं, उनकी देने की नीयत ही नहीं है। सीमा ये बात मैं भी जानता हूँ, लेकिन कोशिश तो करता रहूंगा ना। अच्छा हुआ सेठ साहब कि आज आप मुझे यहीं मिल गए। मैंने आपके घर के बहुत चक्कर लगाए पर आपसे मुलाकात ना हो पाई। सेठ साहब, सेठ साहब मुझे गरीब पे रहम खाइए। सेठ साहब मेरे घर के बहुत बुरे हालात हैं, प्लीज मेरी जमीन के पैसे मुझे दे दीजिए। आपको इस बात का इल्म भी नहीं है कि मेरे घर में एक दाना भी नहीं है राशन का। मेरे बच्चे भूखे हैं। सेठ साहब मुझे गरीब पे रहम खाइए, प्लीज मेरे पैसे दे दीजिए।
अनवर मियाँ, तुम भी हद करते हो, इतना गिर गिराने की भाई क्या जरूरत है। आज ही मैं सोच ही रहा था तुम्हारी तरफ आने का। मैं तुम्हारे पैसों का बंदोबस्त कर लिया है, ये लो चेक, जाके बैंक में कैश करवा लो। आज तुम्हें तुम्हारी जमीन का सारा पैसा मिल जाएगा। अब तो खुश हो ना तुम? तुम्हें लगा मैं तुम्हारी जमीन हड़प कर जाऊंगा? नहीं भाई, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, खरा इंसान हूँ, खरा। सेठ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप नहीं जानते कि आपने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। सीमा, तुम्हें नहीं पता आज मैं कितना खुश हूँ। ऊपर वाले लगता है हमारी दुआ सुन ली, मुझे सेठ साहब मिल गए। सेठ साहब ने मेरी जमीन के पैसे मुझे दे दिए, मुझे चेक दिया है और कहा है कि कल सुबह बैंक जाके कैश करवा लूं। आप सच कह रहे हैं ना जी? मुझे अपने कानों पे यकीन नहीं हो रहा। सेठ साहब इतना सीधा इंसान लगता तो नहीं है, कितनी आसानी से आपको पैसे दे देंगे। कहना तो नहीं चाहिए, पर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, कोई ना कोई झोल है इन सब में। सीमा, शुभ शुभ बोलो, तुमसे मेरी खुशी देखी नहीं जाती। मैं कल जाऊंगा ना बैंक, उन्होंने मुझे चेक दिया है, मैं वो कैश करवा के ले आऊंगा। तुम देखना हमारे बुरे दिन खत्म हो जाएंगे। क्या हुआ जी? आपका मुंह क्यों लटका हुआ है? कुछ बोलेंगे? ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दिल बंद हो जाएगा। सीमा, चेक लेके बैंक गया था, बैंक वालों ने कहा है कि सेठ साहब के बैंक में पैसे ही नहीं है, वो चेक बाउंस हो गया। क्या होगा जी? तुम चिंता मत करो, मैं जाता हूँ सेठ। क्या हुआ जी? सेठ साहब से मुलाकात हो गई? बता दिया आपने उनको? सेठ से मेरी मुलाकात नहीं हुई, वो 2 सालों के लिए अमेरिका चले गया। उसकी बेटी मिली थी, उसने मुझसे कहा कि पापा 2 सालों के बाद आएंगे, फिर आके बात कीजिएगा। सीमा, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमारे घर को किसकी नजर लग गई है? खुशियाँ आते आते हमारे घर से क्यों रुख मोड़ लेती है? जब कल मेरी सेठ से मुलाकात हुई थी, उसने मुझे चेक दिया था, मैं बहुत ज्यादा खुश था। मुझे ये था कि ऊपर वाले ने हमारी दुआएं सुन ली। मैंने कब सोचा था कि सेठ का बच्चा मुझे धोखा दे रहा है। अब क्या होगा जी? अब क्या होना है? कुछ भी नहीं हो सकता, मैं सेठ का इंतजार ही करूंगा। मेरा मन कह ही रहा था कि सेठ इतनी आसानी से हमारे पैसे नहीं दे सकता। मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ झोल है। सेठ ने आपको नकली चेक बना के, उल्लू बना के भेज दिया और मौके का फायदा उठा के यहाँ से निकल गया। सेठ कभी खुश नहीं रहेगा, सेठ से ऊपर वाला पूछेगा। हमारा हक मार के वो भी खुश नहीं रहेगा। उसे क्या लगता है कि वो अमेरिका में मजे करेगा? नहीं, तुम देखना, अमेरिका से रोता रोता मेरे पास आएगा। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत ईमानदारी से काम किया है, कभी किसी को धोखा नहीं दिया है और मेरा यही यकीन है कि ऊपर वाला मेरे साथ भी कुछ गलत नहीं होने देगा। तुम चिंता मत करो, मैं कहीं काम ढूंढता हूँ। तुम देखना, मैं उससे तुम्हें कमा के दिखाऊंगा, अपना घर भी बनाऊंगा और अपना खेत भी। बस कुछ दिनों की तकलीफ और बाकी है, तुम इनमें सब्र कर लो। तुम देखना, सब्र का फल हमें जरूर मिलेगा। जानता हूँ कि ऊपर वाले ने कुछ हमारे लिए अच्छा सोचा हुआ है। ऊपर वाले का देर जरूर है, पर अंधेर नहीं है उसके घर में। मेरी माँ मुझसे कहा करती थी कि हर रात के बाद एक सवेरा जरूर आता है। तुम देखना, हमारी जिंदगी में वो सवेरा बहुत जल्द आएगा। सीमा, मैं तो उस दिन को कोसता हूँ कि जब मैं सेठ की बातों में आ गया और अपनी जमीन अपने ही हाथों से उस सेठ के नाम कर दी। उसने अपनी मुझे बातों में उलझाया, मुझसे कहा कि ये पेपर्स मेरे नाम कर दो, मैं कुछ ही दिनों में इससे बड़ी जमीन तुम्हारे नाम कर दूंगा। मुझे घर आके तुमसे मशवरा करना चाहिए था, मैं लालच में बह गया। अब बिना सोचे समझे मैंने उस जमीन के पेपर्स लाके सेठ को दे दिए। सब आपकी बेवकूफी है जी, जिसका नतीजा हम सब भुगत रहे हैं। मेरे बच्चे दाने दाने को तरस गए हैं। आज एक उम्मीद की किरण नजर आई थी कि आप जाएंगे, पैसे लेके आएंगे और सब ठीक हो जाएगा, पर सेठ साहब ने उसमें भी आपको धोखा दे दिया। हम वहीं के वहीं खड़े हैं। जा रही हूँ बाजी के पास, अब बच्चों के पास रहिएगा। झाड़ू पोछा करके बाजी कुछ कपड़े धो के वापस आ जाऊंगी, फिर आके इफ्तारी की तैयारी करती हूँ। सीमा, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारा गुनाहगार हूँ। इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है जी, अब मैं चलती हूँ। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के शेयर कीजिए। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।